मैं पैसे लेके आई हूँ, जल्दी से मुझे पिस्टल दो, मुझे जाना है। ये क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो। अरे छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। ये क्या कर? बैठे रहा चुपचाप। उफ, क़यामत है। ले, पी ले। अरे पी पी। आए बचपन से उसकी दिमागी हालत खराब थी, इसलिए उसको मेंटल असाइलम में डाला था। सिर्फ चंद्रिका जानती थी कि वो लड़की कहाँ है और कैसे है। चंद्रिका के मरने के बाद मैंने भी उस लड़की को ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पहले से 2 बच्चे मैं पाल रहा था। वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। ठीक है, कोई भी खबर मिले तो प्लीज हमें बताना। जा। राजीव ये झूठ बोल रहा है। आसपास के मेंटल असाइलम से पता करो, और ये जितने भी पड़ोसी है ना, उनसे पूछताछ करो। कोई ना कोई तो जरूर कुछ जानता होगा। राइट सर। चल। अपना तो रेडी है, तू निकल। क्यों सेठ? पसंद नहीं आई मैं आपको? पसंद तो बहुत है, लेकिन उतने पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे भी तो बहुत पसंद आया सेठ। चलेगा? चल। आओ सेठ। अरे आओ ना। आज तो आपको मैं जन्नत की सैर कराऊंगी, वो भी मेरे स्टाइल में। अब देखो चमेली का जादू। लेकिन मजा आना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बस देखते जाओ कि ये चमेली क्या क्या करती है। ये क्या कर रही हो? लेकिन बस थोड़ा और इंतजार। बड़ा अजीब स्टाइल है यार। हाँ, ये अपना स्टाइल है। क्या बात है, जल्दी करो, जो करना है वो। मैं तो एकदम प्यासा प्यासा हो रहा हूँ। अरे अरे मार क्यों रही हो? ঠিক আছে আমি জানাচ্ছি। सर सर मेरा दोस्त छोटू कल रात से गायब है। अरे दोस्त पोस्त से मिलने गया होगा, 24 घंटे वेट करो, देखছি কি করা যায়। কি नाम बोले? सर छोटू। कहाँ काम करता है? सर ढाबे पे काम करता है। ढाबा? कौन सा ढाबा? सर वेलकम ढाबा। कहाँ से गायब हो? सर हम सोनागाछी गए थे। सर मैं तो अपनी रेगुलर वाली के साथ गया था, पर सर जब मैं वापस आया तो पता लगा छोटू किसी नई लड़की के साथ गया है। सर जब मैंने पता किया तो उस लड़की का नाम और पता किसी को कुछ नहीं मालूम था। सर मैं थकार के घर आ गया। मैंने सुबह में उसको फिर से फ़ोन किया, रिंग बज रही थी पर उसने उठाया नहीं। सर एक काम करो, सोनागाछी रोड जा और वहाँ के दलाल को उठा के लेके, और ये छोटू का फ़ोन जो है सर्वेलेंस बता। राइट सर। सर साहब, मेरे भैया और भाभी 2 दिन से गायब है साहब। साहब उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। कहाँ से गायब हुए? बारहवीपुर से 12-7 आ रहे थे, वहाँ से निकले तो सही, पर यहाँ नहीं पहुँचे। आप एक काम करो, अपने भैया और भाभी की फ़ोटो और उनके डिटेल्स के साथ FIR दर्ज करवा दो। एक बात समझ में नहीं आ रही,
ये हाईवे के 10 किलोमीटर के रेडियस में ऐसा कौन सा ब्लैक होल है कि एक के बाद एक आदमी गायब हो जा रहे हैं? वहां की पेट्रोलिंग बढ़ा दो। बताता हूँ साहब। कल रात एक भले घर की लड़की मेरे पास आई और गिड़गिड़ाने लगी कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए पैसे चाहिए। साहब उसका नाम पता मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। उसकी शक्ल याद है तुझे? हाँ साहब। स्केच बनवा सकता है? साहब स्केच आर्टिस्ट। सर हाँ, एक खबर मिली है सर। मिंटू ओटिया की माँ, वो ओरिजिनल चंद्रिका? हाँ सर, उनकी एक पड़ोसन जो ओरिजिनल चंद्रिका को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अभी वो बीमार है, इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे ऐसा लगता है सर उनसे कुछ पता चल सकता है। ठीक है, मिलते हैं उससे। पानी पानी चाहिए? हाँ। उसके बारे में क्या जानती है? निशा चंद्रिका की सबसे बड़ी बेटी थी। वो बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी, शांति निकेतन पढ़ने जाती थी। चंद्रिका का पति एक ट्रक ड्राइवर था, अच्छा खासा कमा लेता था। 10 साल पहले चंद्रिका का पति और ट्रक दोनों गायब हो गए। चंद्रिका के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। चंद्रिका अपने पति की पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन जाया करती थी। उसके साथ 1-2 बार मैं भी गई थी। साहब আমার ঘরে ছোট ছোট বাচ্চা, যদি पति ना मिला तो वो अनाथ हो जाएंगे। अरे हमने कहा ना, हम पूछताछ कर रहे हैं, जब पता चल जाएगा घर पे आके बता देंगे। कौन जाओ। ऐसे में एक दिन पुलिस स्टेशन के बाहर उसे एक हवलदार मिला। अरे चंद्रिका जी, नमस्ते। मैं प्रशांत मित्रा, इसी पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल हूँ। चंद्रिका जी, बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप अपने पति को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आपके पति शरद को ढूंढने में पूरी मदद करूँगा मैं। आप मुझे मेरे घर पर आके मिलेंगे करीब शाम को 7 बजे। हाँ हाँ ठीक है। और फिर चंद्रिका के साथ उस हवलदार ने जबरदस्ती की। चंद्रिका ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। और चंद्रिका की बेटी निशा, उसका क्या? उसने अपनी माँ की लाश को अग्नि दी और उसके दूसरे दिन से कहीं चली गई। धीरे धीरे सबने उसको भुला दिया। मिंटू टिया को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा के गई थी कि वो लोग भी उसको याद नहीं करते थे। सब लोग उसको भूल गए। लेकिन साहब, मैं कहती हूँ वो निशा जरूर वापस आएगी। सर हाँ, सोनागाछी वाली लड़की का स्केच बन गया सर। ये रहा। दिखाइए सर। क्या आप इस लड़की को पहचानती हैं? ये तो निशा है, चंद्रिका की बड़ी बेटी। इतनी बड़ी हो गई। थैंक यू सो मच। सर ये तो वही लड़की है जिसने बुढ़िया बनकर चंद्रिका के नाम से ढाबे पे काम करना शुरू किया था। इसका मतलब निशा चंद्रिका अपनी माँ का आधार कार्ड यूज कर रही थी, अपना फोटो डाल के, और ढाबे पे काम कर रही थी। लेकिन क्यों? वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहती थी, लेकिन किससे? आखिर निशाने पे था कौन? कुछ तो वजह होगी। सर, छोटू का मोबाइल सर्विलेंस शुरू हो गया और सारे कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट यहाँ शेयर हो रहे हैं। एक काम करो, परवेज के पास जो कांस्टेबल खड़ा ना, उसे अलर्ट करो जल्दी। नहीं सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। चलो। निशा, गोली मत चलाना। आप ठीक है? तुम मुझे गोली भी मार सकती थी और वहां से भाग भी सकती थी। क्यों नहीं किया तुमने ऐसा? सर आपने मुझे पहली बार थोड़ी पकड़ा है। मैंने पहले भी देखा है। आपकी याददाश्त शायद कमजोर हो गई है। पुरुलिया,
मार्च 2017 तुम्हें मैंने विद्रोहियों के साथ पकड़ा था। इन राइफल्स को वैन में रखो। तुम इन लोगों के साथ क्यों नहीं गई? कौन हो तुम? सर मैं इनके साथ नहीं हूँ। मैं तो इन लोगों से मदद मांगने आई थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे अपना गुलाम बना लिया। प्लीज मेरी मदद करिए सर। उस वक्त हमागमी में तुमसे पूछ नहीं पाया कि उन विद्रोहियों के साथ क्या कर रही थी तुम, लेकिन आज समझ में आ रहा है। तुम अपनी माँ के लिए जस्टिस लेने गई थी, लेकिन क्या फायदा हुआ? तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि क्या हुआ। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये बताओ सलीम की मौत कैसे है, और परवेज के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? सर माँ का बलात्कार करने वाला चाहे कांस्टेबल हो, विरोधी या फिर ट्रक ड्राइवर, सबके लिए औरत एक भोगने की चीज है। हर कोई उसे पाना चाहता है, और अगर नहीं मिलती तो फिर जबरदस्ती करता है। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन तुमने भेस क्यों बदला, आइडेंटिटी क्यों बदली, और तो और छोटू को किडनैप किया, परवेज पे गोली चलाई। तुम्हारी हिस्ट्री में मानता हूं, लेकिन ये सब तुमने किया क्यों? सर मेरे बाबा उस ढाबे के आसपास से गायब हुए थे। वो अक्सर वहाँ खाना खाने जाते थे। वहाँ काम करने वाले छोटू की भी बहुत तारीफ करते थे वो। जिस दिन वो गायब हुए थे उन्होंने हमें फ़ोन भी किया था, लेकिन उसके बाद ना फिर हमारे बाबा मिले और ना ही उनका फ़ोन ट्रैक हो पाया। सर बाबा के गायब होने के तार उस ढाबे से जुड़े हुए थे, इसलिए मैं भेस बदल के वहाँ काम करने गई थी। छोटू को क्यों किडनैप किया? छोटू ही मेरे लिए लास्ट प्रूफ था। छोटू से क्या जानकारी मिली तुम्हें? उसने बेहोश होने से पहले डॉक्टर प्रसाद का नाम लिया था। पता नहीं सर, वो 10 साल पहले हुए किसी हादसे के बारे में पूछताछ कर रही थी। और सर ढाबे पे रोजाना इतने लोग आते हैं, सबका नाम थोड़ी ना याद रखेंगे सर। तो तूने डॉक्टर प्रसाद का नाम क्यों लिया था? सर मैं जानता था वहाँ परवेज को भर्ती किया गया है और जरूर वहाँ पे पहरा होगा। इस वजह से सर अपने आप को बचाने के लिए और उस बला को फंसाने के लिए सर मैंने डॉक्टर प्रसाद का नाम लिया था। एक के बाद एक राज खुल रहे थे, लोगों के चेहरों से नकाब हट रहे थे, लोगों की पहचानें सामने आ रही थी। एक अपहरण से शुरू हुआ अपराधों का ये सिलसिला लेकिन अभी भी जारी था। पुलिस सारी कोशिश कर रही थी, लेकिन न तो अपराध रुक रहे थे और न ही असली मुजरिम सामने आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस डेड एंड पे आ गई है। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने तहकीकात को एक नया मोड़ दे दिया। जैन सर। जैन बोलो। मैं सर एक्चुअली केस के सिलसिले में आपसे ज़रूरी बात करना है सर। पिछले कुछ महीनों से हमारे एरिया से गुजरने वाले हाईवे से लोग बड़े रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। और सर सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि उनकी गाड़ियाँ, उनके सामान और बच्चे तक, सब कुछ वैनिश हो रहा है सर। और सर हमें समझ तक नहीं आ रहा है आखिर माजरा क्या है। वो हाईवे हमारी जुडिडिक्शन से भी गुजरता है ना? हाँ सर, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। महेंद्र एक काम करो, हाईवे की एंट्री पॉइंट पे ना नाकाबंदी करवा दो, और तुम अपने एग्जिट पॉइंट पे, और आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन करो और आपस में मैच करो। उस पूरे एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा दो। जितनी भी दुकानें हैं, ढाबे हैं, सबको चेक करो। ये कोई बर्मुडा ट्रायंगल तो है नहीं कि गाड़ी समेत इंसान गायब हो जाए। एक मिनट। हाँ बोलूं? जैन जी, पटना से एक क्रिमिनल जो है हमारे एरिया में पैरोल जम करके आया है, उसे पकड़ना है। सीआईडी की इंफॉर्मेशन। यही सर। ओ नरेंद्र ओझा, पकड़ो से। काम भागेगा। हाँ? हाँ, पटना से यहाँ पर छुपकर बैठा हुआ है। हाँ? चल लेके चलो, चल। सर नरेंद्र ओझा को बिहार पुलिस को हैंडओवर करने से पहले उसके कॉल रिकॉर्ड्स, चैट हिस्ट्री, ये सब कुछ हमने बहुत अच्छे से चेक कर लिए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सामने आई है। ये नरेंद्र ओझा कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में है जिन्हें अगर हम रंगे हाथों पकड़ ले तो बहुत बड़े रहस्य का पर्दाफाश हो सकता है। सॉरी सर, वो वेटर आज हॉस्पिटल में, मैं ही ऑर्डर लूंगा। बताइए क्या लाऊं आपके लिए? एक चिकन डबल और 2 बियर चिल्ड वाली। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। आज कितनी सवारी? अब 12 तक जाना है। इतनी रात गए, अकेले निकलेंगे? वो क्या है ना, स्टाफ को शादी में छोड़ने गया था। अच्छा वापस जा ही रहा हूँ तो इक्का दुक्का सवारी बिठा लेंगे।
कुछ कमाई हो जाएगी। बढ़िया जी, बढ़िया। चलो जी, मैं लेके आना जी। लो पाजी चिल्ड भी है। लाओ जी लाओ। ओ कितने गए बाजी? आया जी आया। दसो जी कितने पे? 900 रुपये हो जी। लो जी। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। हेलो, हाँ हाँ, ग्राहक निकल गया, ध्यान रखना। ओके बाय। पाजी वो बारासत तक जाना है, छोड़ देंगे? अरे बिल्कुल छोड़ देंगे, बैठो जी। पाजी एक कॉल कर दूं? कर लो कर लो। हेलो, हाँ हमें गाड़ी मिल गई है, ठीक है, हम सीधे घर में आके खाना खाएंगे। बैठ जाओ। हमारा साथ जाने का। जी बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। ठीक है ठीक है। पापा जी थोड़ा साइड कर दीजिए, बहुत जोर की पेशाब लगी है। अरे कोई गल नहीं जी, हम भी हल्का हो लेते हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी। बोल किसके लिए काम करता है? बोल वरना गोली चला दूंगा। बोल। डॉक्टर नरेंद्र ओझा। चल। डॉक्टर नरेंद्र ओझा, पवन, मदन और प्रकाश, इन तीनों को रंगे हाथों पकड़ा है हम लोगों ने, और तीनों ने कबूल किया है वो तीनों तुम्हारे लिए काम करते थे। अब सीधे सीधे बोलेगा या मार खा के बोलेगा? साहब 10 साल पहले मेरा एक अस्पताल था, छोटा सा। पैसा थोड़ा बहुत कमा लेता था, पर मेरे हिसाब से जितनी मेरी उम्मीद थी बहुत कम। तो मैंने एक गैंग बनाई, ढाबे वाला शोमैन और वो छोटू। उनके पास रात में जो लोग खाना खाने आते थे, उनसे बातों बातों में सारी जानकारी निकाल लेते थे वो लोग। और जैसे ही वो लोग ढाबे से निकलते थे, उसके बाद हम उन्हें किडनैप करते थे। फिर डॉक्टर प्रसाद की मदद से मैं उनकी आँखें, किडनी और बाकी सारी जितने भी ऑर्गन्स हैं जो काम के हैं, जिनसे हम पैसा बना सकते हैं, निकाल लेते थे। और हाँ, वो गाड़ियाँ, उनको हम डिसमेंटल करके स्पेयर पार्ट्स यूपी बिहार में भेज देते थे। और कितने लोगों को शिकार बनाया तुमने? ठीक से याद नहीं है, पर कुछ 100-125 लोगों की शिकार की होगी। इसे जानते हो? हाँ साहब, इसे कैसे भूल सकता हूँ। इसका पति तो पहला शिकार था साहब। किडनी का बहुत पैसा मिला था इसके। और फिर पता चला कि रोज पुलिस स्टेशन जाती है, तो मैं चेक करने गया साहब। उसको देखा तो मेरा दिल आ गया था उस पर। फिर मैंने पुलिस कांस्टेबल होने का नाटक किया और उसे वादा किया कि उसके पति को ढूंढ निकालेंगे। इसी बहाने उसको घर ले गया, मैंने मजे लिए और भगा दिया उसको साहब। ये है वो जिसने तुम्हारे बाबा को मारा है और तुम्हारी मां के साथ अत्याचार किया। ये मन तो कर रहा है इसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूं, लेकिन लोगों का कानून पे से विश्वास ना उठ जाए, इसलिए ये साला जो है ना, सीधा यहां से जेल जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोर्ट इसे कम से कम फांसी की सजा दिलवाए। चल चल। निशा के आंसू रुके या नहीं पता नहीं। डॉक्टर ओझा का रैकेट पुलिस ने नेस्तनाबूद कर दिया। यह आवश्यक है कि हम अपने परिवारजनों को किसी भी अपराध का शिकार होने से बचाएं। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश कोई अपराध हो जाए तो पुलिस का सहारा लेना, न्याय का सहारा लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कानून खुद के हाथों में लेने से आपकी अपनी जिंदगी तो बर्बाद होती है, साथ ही आपके अपने भी बदले की आग में झुलसते हैं। एक अपराधी के लिए उसका विक्टिम सिर्फ उसके लिए एक शिकार होता है, लेकिन ये शिकार किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का पति, किसी के परिवार का हिस्सा होता है।
पीड़ा उस शिकार से ज्यादा उसके परिवार को होती है। इसी सीख के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अपराध की नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत परिवार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।